मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगी। मेरे हौसलों में है दम कितना, मंजिल को भी दिखा दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है और वाइवा चल रहा है। तो बच्चों, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप वाइवा की तैयारी कैसे करें और वाइवा देते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखें। एक तो ये है कि आप वाइवा की तैयारी करने के लिए आपका जो सपोर्ट मटेरियल है वहाँ से हेल्प लें। दूसरा तरीका ये है कि आप चैप्टर को बार बार अच्छे से रीड करें अपने वाइवा की प्रिपरेशन के लिए। और तीसरा तरीका ये है कि 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, यानी कि जिस टॉपिक पर आपने फ़ाइल बनाई है उस टॉपिक पर पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ लीजिए। एक और तरीका ये है कि आप अपने वाइवा की तैयारी के लिए जो भी जनरल क्वेश्चन बनते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको पढ़ लीजिए। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इजी तरीका ये है कि मैं वो सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एक एक करके वीडियोस में डालने वाली हूँ जो क्वेश्चंस आपकी वाइवा में जनरली पूछे जाते हैं। पिछले कई सालों में मैंने बच्चों को कई प्रैक्टिकल दिलाए हैं, खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल दिए हैं। तो टॉपिक को देखते के साथ ही कौन से क्वेश्चंस एक एग्ज़ामिनर के दिमाग में आते हैं ये मैं बहुत ही बेहतर तरीके से जानती हूँ। तो वो क्वेश्चंस के वीडियोस मैं टॉपिक वाइज एक एक करके बनाने वाली हूँ, प्लस उनके आंसर भी उन वीडियोस में दूंगी। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगने वाला है, इसलिए ये एक एक करके हो पाएगा, लेकिन अभी आपके प्रैक्टिकल्स लगातार चल रहे हैं। ये मैं 12th क्लास के लिए करने वाली हूँ और 11th क्लास के लिए शायद अभी पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फिर भी। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो आप आसानी से अपने वाइवा को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि वाइवा देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर के स्कूल जाएं, नीट एंड क्लीन होकर जाएं। कपड़े आपके पूरे फुल कंप्लीट ड्रेस में आप होने चाहिए। अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, तो आपके बाल इतने बड़े ना हो कि आप सलमान खान, तेरे नाम के सलमान खान को भी फेल कर दें। इतने बड़े बाल आपके नहीं होने चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ामिनर आपको रबड़ बैंड दे दे चोटी बनाने के लिए, तो ऐसा मत करना। इतने बड़े बाल लेकर के एग्ज़ामिनर के सामने मत जाना। गर्ल्स, आप फैशन में एग्ज़ामिनर के सामने मत जाना। आप नील पेंट लगा लें, बड़े बड़े अच्छे से ईयरिंग पहन लें, ऐसा मत करना। सिंपल आपकी जो स्कूल ड्रेस है, आप 2 चोटी बना के जाते हैं उसमें जाएं। और सिंपल एक अच्छे स्टूडेंट बन कर के, आप अपनी क्लास में भी देखते होंगे कि जो एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है कि वो किस तरह से सिंपल रहता है, उसकी सिंप्लिसिटी ही सबके लिए उसको फेवरेट बना देती है। तो आप सिंपल होकर के स्कूल जाएं प्रैक्टिकल और वाइवा देने, क्योंकि आपको वहाँ कोई लड़की वाले देखने नहीं आ रहे हैं और ना ही वहाँ आपको कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो मेहरबानी करके कंप्लीट ड्रेस में स्कूल जाएं वाइवा देने के लिए। दूसरी बात, जब आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, अगर आप उसी रूम में बैठे हैं तो शांति से बैठें और ध्यान से क्वेश्चंस को सुने कि एग्ज़ामिनर क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है जनरली। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई बच्चा वही टॉपिक लेकर के एग्ज़ामिनर के सामने गया है जिस टॉपिक पर आपने फ़ाइल बनाई है, तो अब बड़े ध्यान से उन क्वेश्चंस को सुनिए। और जो क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर ने उस बच्चे से पूछे हैं, पूरे चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि शांति से वहाँ बैठें और एग्ज़ामिनर को ध्यान से सुनें। जब आप वाइवा के लिए एग्ज़ामिनर के सामने जाएं तो सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने टॉपिक का नाम बताएं। एग्ज़ामिनर के पूछने पर आप अपना रोल नंबर भी बताएं।
वैसे आपका रोल नंबर सबसे ऊपर लिखा हो, लेकिन इससे भी एक बेहतर बड़ा अच्छा तरीका है कि आप एक बैच बना लें अपने लिए, कागज़ से अपने लिए एक बैच बना लें जो आप अपनी शर्ट पर लगा लेंगे। उस बैच पर आप अपना रोल नंबर लिख लें, नाम मत लिखें, रोल नंबर अपने बैच से बना करके अपना रोल नंबर अपनी शर्ट पे लगा लें। ये एक बहुत ही ग्रेट इम्प्रेशन होता है एक टीचर के सामने, खास करके एक एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेने आया है तब। ठीक है, जब वाइवा देने के लिए आप एग्जामिनर के सामने जाएं तो खड़े रहें। जब तक एग्जामिनर आपको बैठने के लिए ना कहे तब तक आप वहाँ पर खड़े रहें। जब एग्जामिनर आपको बैठने के लिए कहे तो आप थैंक्स बोलकर ही सीट को लें। पहले आप थैंक्स बोलें, उसके बाद सीट पर बैठें। ठीक है। आंसर देते वक्त आप अपनी वॉइस का ध्यान रखें। आपकी वॉइस इतनी मध्यम या इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर को आपसे बार बार पूछना पड़े, क्या ज़ोर से बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो। ऐसे ही आवाज़, आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, तो आप जब बोलते हैं तो एग्ज़ामिनर के कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती। और कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है कि वो कुछ बोलते हैं तो इतना धीमा बोलते हैं कि तो भी एग्ज़ामिनर तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती। ये जो है ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। आपकी वॉइस कम से कम इतनी होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर को पलटकर आपसे ना पूछना पड़े कि आपने क्या बोला। वॉइस आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा हो कि ओवर कॉन्फिडेंट आप नज़र आएँ, और ना ही इतनी मध्यम आपकी आवाज़ होनी चाहिए जो एग्ज़ामिनर के कानों तक ना पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसके लिए आप सॉरी मैम, सॉरी सर ऐसे बोल सकते हैं। सॉरी बोल करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सर को कह सकते हैं। ठीक है। लास्ट में जब आपका वाइवा कंप्लीट हो जाए तो आप थैंक्स बोलकर ही वहाँ से हटें। सर को थैंक्स ज़रूर बोलें, क्योंकि उन्होंने आपका प्रैक्टिकल वाइवा लिया है, तो इसका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ सकता है। अच्छा, जब आप वाइवा देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल फ़ाइल ही आपको सर को पकड़ानी है, या आपकी मैडम जो भी एग्ज़ामिनर है उनको पकड़ानी है। अगर आप वाइवा के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल फ़ाइल से रिलेटेड कोई चीज़ साथ में ले जाते हैं, कोई अपना बनाया हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण, तो आप एक संविधान जैसी एक बुक अपने हाथों से बना लें और उसको साथ ले जाएं दिखाने के लिए। वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगी। या फिर उसके साथ में एक चार्ट बना लें, चार्ट बना कर ले जाएं, वो दिखा सकते हैं आप कि मैंने ये अपने प्रोजेक्ट पर चार्ट भी बनाया है, वो दिखा सकते हैं। अगर आपने वाइवा पर कोई एक्स्ट्रा मेहनत की है तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर एग्ज़ामिनर आपको मौका दे कि आप खुद से बताएं तो आप अपने टॉपिक पर इतना कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से याद कर लें कि आप बिना रुके, जब तक एग्ज़ामिनर आपको ना रोके तब तक आप उसके बारे में बताते ही रहें। तो सबसे पहले आप उन सारे पॉइंट्स को, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उन सभी के मेन पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको अच्छे से याद करके जाएं। क्योंकि कई बार एग्ज़ामिनर ऐसे कहता है कि बेटे आपको क्या याद है, आप अपने तरफ से बताएं। तो आपके पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए एग्ज़ामिनर को बताने के लिए कि आप 5 मिनट तक बोल सकें, 5 ना सही 2 या 3 मिनट तक आप बोल सकें। तो आप इन बातों को, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि वाइवा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली मैं 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मेरे को एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ेगा। जनरली कि फिर भी बता देती हूँ कि जो भी आपका टॉपिक है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए और उसकी महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि 1857 का विद्रोह है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, उसके नेता कौन कौन से थे, और 1857 के विद्रोह के मेन स्थान कौन से थे, किस किस जगह पर वो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह फेल क्यों हो गया और उसके क्या परिणाम निकले। ठीक है। अगर आपका टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो
गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे, गांधी जी लंदन क्या करने गए थे, गांधी जी पढ़ने कहाँ गए थे, गांधी जी बैरिस्टर थे या कोई और थे, इन टॉपिक्स पे। और गांधी जी के मुख्य मुख्य आंदोलन कौन से थे, ये सारी चीज़ें याद कर लें। अगर आपका टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात, उसमें इस्तेमरारी बंदोबस्त को पढ़ लें, उसमें महालवाड़ी और रैयतवाड़ी को पढ़ लें, संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ लें, और उसमें आप सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त नियम के बारे में पढ़ लें, दीकू क्या है ये पढ़ लें, झूम खेती क्या होती है ये पढ़ लें, ये सारी चीज़ें पढ़ लें। अगर आपका टॉपिक है शासक और इतिवृत्त, तो आपको अकबर की वंशावली, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब याद होने चाहिए। अकबरनामा के बारे में 2-3 लाइनें पता होनी चाहिए। आईनी अकबरी क्या है, अकबरनामा क्या है, अकबर और बीरबल क्या है, अकबर के दरबार में कौन कौन से लोग थे, ये पता होना चाहिए। छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या आपको मेरे वीडियोस से कुछ हेल्प मिल रही है, क्या आपको मेरे वीडियोस से कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या मुझे और वीडियोस इस तरह की बनानी चाहिए या नहीं। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि मैं उनकी उसमें आपकी मदद कर सकूं और उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकूं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दें जिनको वाकई इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं, या फिर जो बच्चे वर्किंग हैं, या फिर जो बच्चे घरेलू कामों में उलझे हैं, जिनको मदर का या फादर का सपोर्ट नहीं मिला है। तो उन बच्चों तक मेरे ये वीडियोस ज़रूर पहुंचा दें। अगर आप लाइक करेंगे तो और भी बच्चे जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियोस मिल पाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी उन बच्चों की या इस वीडियोस को और ज़्यादा फैलाने में मदद हो पाएगी, ताकि सभी की हेल्प की जा सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।